तो लगता था वो मुझसे हुए हम कलाम, अल्लाह अल्लाह। और ये खूबसूरत आवाज़ फरीदा खान की थी। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है छननन छन छननन छननन छननन। मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, क्यों सदा आ रही है खरनन खन छननन छननन छननन। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं। डबल एक्शन ब्राइट की मेहमान है, तशरीफ लाती हैं फरीदा खानम। गज़ल की बात हम कर रहे थे कि जिस अंदाज से, जिस खूबसूरती से आप गज़ल की गायकी गज़ल को शायद ही हमारे यहाँ और कोई करता हो। बस ये तो मेहरबानी है आपकी। ये गाने में तो सब ने अपने अपने अंदाज से खूबसूरत ही गाया और गा रहे हैं आर्टिस्ट। तो ये हम लोगों की भी यही ख्वाहिश है कि इस फ़न को ख़त्म नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ता जाए और यंग जनरेशन भी इसको उसी शौक़ से गाएं। अच्छा फरीदा जी, ये बताएं कि ये गाना आपने सीखा जी किससे? मेरी उस्ताद हैं पटियाला घराने से, उनका ताल्लुक़ है, उस्ताद आशिक़ अली खान साहब, और हूँ उनसे सीखा। उनसे सीखा। तो ये गायकी को आपने महदूद रखा गज़ल तक, या आप क्लासिकल की तरफ भी गई? क्योंकि अंदाज तो वही क्लासिकल है आपके गाने का। जी क्लासिकल भी गाती हूँ मैं, और ज़रा ये है कि उसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो इस वजह से गज़ल का माहौल मुझे गाने में भी ख़ुद को भी अच्छा लगता था, इसलिए बस ज़्यादा मेरा शौक़ और तवज्जो इसी की तरफ बढ़ती गई। पहले आप रेडियो पर गाते थे, और वो ज़माना था कि ऐसी खूबसूरत गज़लें सुनने में आती थी। फिर टेलीविज़न पे आप आई तो खूबसूरत जेवर देख, आवाज़ के साथ साथ खूबसूरत जेवर भी देखने में आए लोगों, कपड़े। और तो आप समझती हैं कि टेलीविज़न के आने से आपकी गायकी को कुछ फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान तो नहीं, फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ही हुआ। हमें और ज़्यादा लिसनर ने सुना और ज़्यादा पसंद किया, तो ये हमारे लिए बल्कि एक और भी बेहतर सूरत थी। इस फ़न को आगे बढ़ाने के लिए टेलीविज़न की बहुत ज़रूरत थी। और आप समझती हैं कि टेलीविज़न ने अपना हक़ अदा किया? बिल्कुल किया, इसमें कोई शक नहीं। काफ़ी हद तक कि यही शौक़ है कि हम लोग आएँ, सब आर्टिस्ट आएँ, जो भी अच्छा है बेहतर से बेहतर मौसीकी का सबके लिए एक अच्छा माहौल पेश करें। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मुमकिन है गलत हो। हमने सुना आपने एक फ़िल्म में भी काम किया था, आप और सबिया खानम ने, सैलाब फ़िल्म थी। बस ये बचपन के ज़माने में ये शौक़ तो होता ही। तो कितने देहात डूबे? देहात डूबे, बस सैलाब की वजह से जल्दी डूब गए, फिर जल्दी शौक़ ख़त्म हो गया। तो क्यों नहीं किया आपने फिल्म में काम किया? बस कुछ अपनी ज़िंदगी का माहौल ही कुछ बदल दिया। उसके बाद यही सोचा कि घर की लाइफ को ज़्यादा अपना लिया, इस फिर सारी तवज्जो आपने गायकी की तरफ, कुछ मौसीकी की तरफ, कुछ घर की तरफ। ये वजह होगी जी फिल्मी लाइन को छोड़ने की। जो हमारे यहाँ क्लासिकल गाना गा रहे हैं जी, उनमें आप किसी से मुतासिर हैं? जी, क्लासिकल के नामवर आर्टिस्ट अमाद अली खान साहब हैं। अमाद अली खान साहब हैं, चले थे, उनका इंतकाल हो गया। नज़ाकत अली खान साहब हैं जी। तो बस ये बेगम साहब अब तो सिर्फ जी रोशन आरा बेगम चली गई, नज़ाकत अली खान चले गए, अमानत चले गए जी। ये सब स्कूल थे, और जो हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि वो हम लोगों के लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि कभी उन्हें जब सुनते हैं तो उनसे कुछ हासिल करते हैं। अच्छा, आपका कई दफ़ा बुलावा मैंने सुना आया हिंदुस्तान से, उन लोगों ने बहुत बुलाया आपको, मगर आप कभी गई नहीं।
बस कुछ इसकी क्या वजह थी? कोई वजह नहीं थी। कुछ बाज़ वक्त कुछ मुझे इत्तला देर से मिली, बाज़ वक्त कुछ ऐसा हुआ कि कहीं ये शर्त तो नहीं थी कि वहाँ के कुछ लोग पहले यहाँ आए फिर आप जाएं, क्योंकि हर दफ़ा यहाँ के चले जाते हैं? पहले तो ये शर्त नहीं थी, लेकिन बाद में जब इतने आर्टिस्ट गए तो फिर मैंने फिर यही मुझे भी महसूस हुआ कि अब तो वहाँ से कुछ बड़े आर्टिस्ट आए और हमें भी कुछ मौका मिले उनकी खिदमत करने का, या वो भी हम लोगों से कुछ मिलने के बाद पता चले कि कुछ हम उनकी कदर और उनकी इज्जत कितनी है हमारे दिल में। ये भी एक वजह है अब ना जाने की। मर्दों में जो हमारे यहाँ गज़ल गा रहे हैं लोग, उनमें किसी की आवाज़ आपको? मेहंदी साहब गाते हैं। ये सवाल मुझे करना नहीं चाहिए क्योंकि आपको सभी गा रहे हैं, सभी बहुत अच्छा गा रहे हैं। मेहंदी साहब का मैंने इसलिए जिक्र किया कि मैं आपको उनका एक अभी गाना सुनाने वाला हूँ। ज़रूर सुनाई। एक फिल्म थी ससुराल, जी बड़ी मशहूर फिल्म थी हमारे यहाँ की। जी जी। उसका एक गाना था, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, और वाकई बड़ी खूबसूरत बंदिश है। हसन लतीफ़ साहब की धुन थी। जी जी। और यही गाना गाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं सज्जाद अली। जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। एक ख्वाब सा जो देखा था कभी, वो याद रहा इस हाल में भी। जो आग जली जलती ही रही, जो आग जली जलती ही रही, जो फूल खिला कुमलाया नहीं, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। गजरे से सजी प्यासी आँखें, गजरे से सजी प्यासी आँखें, हर द्वार से दर्शन को झांकें। पर जिसको ढूंढ के मैं हारा, पर जिसको ढूंढ के मैं हारा, उस रूप ने दर्श दिखाया नहीं, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। में जहाँ जहाँ फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ वहाँ कुछ बड़े लोग हैं। हॉलीवुड में हिदायतकारों का अगर हम जिक्र करें तो डेविड लीन, कपोरा, पोलांस्की वगैरह थे। हमारे यहाँ भी चंद नाम हैं जिन पे हम फख्र कर सकते हैं। उनमें एक नाम मसूद परवेज़ साहब का है, जिन्होंने हमें कोयल, इंतज़ार, ज़हर इश्क और हीर रांझा जैसी खूबसूरत फिल्में देखने को दी। मैं मर गई चाचा, आगे तू छेछले मरी के लिए लुक जा। मरवा देते हैं,
कर ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਤੇ ਭਾਈਏ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਟ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ ਓਏ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਇੱਟ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਭਾਬੀ ਤੇ ਭਾਈਆ ਕਿੱਥੇ ਨੇ सलाम है चाचा जी ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਰਾਦ ਆਈ कोई हदायत देवे ते आवे ना चाचा जी मां ते अब्बे दे लाड ने मैनू वगाड़ दिता है ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ मां ते मिठी नैन दे नाल पीरू जट दे घर गई है ते अब्बे दा पता नहीं चाचा जी लस्सी देवा ਔਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੁੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ चाचा जी मैं सन कुट दिया ਮੇਰੀ ਸੰਗੀ ਨਾ ਘੁੱਟ ਦੇ तो चाचा तू कन गल मो कर ते मैं तेरा लक कुटनी है ਉਹ ਨਾ ਕੁੜੀਏ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ 100 ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ चाचा मैं तेन कहानी सुनावा ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ए चाचा एक सी शहजादी ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਮਿਲਣ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਚਾਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਕੁੜੀਏ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੱਡ ਆਪਣੀ ਸੰਨ ਖੋਲੇ ਚਾਚਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਪਨਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲੈ ਚਾਚਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹਟਾਏ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ हम बहुत खुश हैं कि आज सिल्वर जुबली में बिनाका की तरफ से मसूद परवेज साहब तशरीफ लाते हैं। उन्नीस सौ 1938 में आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फिजिक्स में एमएससी किया जी और फिर फिल्मों में चले गए तो इसमें कोई ऐसा क्या तज़ाद है क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में इतने मुख्तलिफ पहलू हैं कि उसमें फ़नून लतीफ़ा भी हैं जिसकी तरफ इंसान को तवज्जो देनी चाहिए मगर फिजिक्स बड़ा खुश्क सब्जेक्ट है और फिल्म बड़ा रंगीन सब्जेक्ट है तो दोनों में जो फ़िज़िक्स को इतना खुश्क भी नहीं है अगर मसलन एस्ट्रोफिज़िक्स ख़ास तौर पे एस्ट्रोनॉमी का जो हिस्सा है तो उसमें तो इतनी इंट्रीगिंग है वो तमाम ये कायनात की स्टडी आती है उसमें जो हमारा कैसे हम रहते हैं हमारी दुनिया का इस ज़मीन का उसमें क्या हिस्सा है सारी कायनात में फिल्म में जाने का जो आपको शौक हुआ वो शायरी मतलब आप तो खुद शायर पंजाबी में शायरी करते हैं उर्दू में भी करते हैं जी बल्कि फिल्मों में शायद आपने काम भी किया है शुरू जी हाँ ये बातें हैं जबकि क्या आतिश जवां था कौन सी फिल्म है पंजाबी की फिल्म थी मंगती जी जो बहुत कामयाब हुई थी उस ज़माने जी जी और एक उर्दू की थी गुलामी और मीराबाई ये शालीमार स्टूडियो में बनाई थी मैंने पूना तो ये मीराबाई किस सन में बनी थी मीराबाई उस वक्त रिलीज़ हुई है जिस वक्त के फसाद हो रहे थे 46-47 पाकिस्तान आने के बाद आपकी पहली फिल्म थी शायद बेली जी हाँ साजिद हसन मंटो मरहूम का स्क्रिप्ट था जी जी वो रिहेबिलिटेशन ऑफ और रिकवरी ऑफ अबडक्टेड गर्ल्स उस पे था वो अच्छा। थीम। उसमें शायद सबिया और संतोष जी वो पहली दफ़ा उसमें साथ आया इंट्रोड्यूस किया था सफिया बेगम और संतोष मरहूम। फिर आपने एक लगातार मतलब एक के बाद एक हमारी इस्तेलाह में सुपर हिट फिल्में आपने ली जिसमें कोयल इंतज़ार ज़हर इश्क झूमर भी आपकी फिल्म जी हाँ झूमर भी झूमर जी ये पंजाबी फिल्में जो मैंने बनाई हैं वो एक तरह की एक सीरीज़ है जिसमें कि जो पंजाब की लोक कहानियाँ हैं जी उन पे बेस करके वो फिल्में बनाई गई जिनमें सर फहरिस्त ये हीर रांझा और मिर्ज़ा जाट हैं जी लेकिन आपने इन फिल्मों का जहाँ नाम लेते हैं वहाँ आप दो मेरी सबसे अहम जो फिल्में हैं जिनको मैं समझता हूँ कम से वो आप उनका नाम नहीं लिया आपने वो हैं हैदर अली और खाक और खून। छोड़ दो इसे
हसीन खान, ये कोई मामूली बच्चा नहीं जिसने हैदर अली का वार रोक लिया है। बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? फतेह अली। फतेह अली टीपू। फतेह अली टीपू। अच्छा, ख्वाजा खुर्शीद अनवर को आप हमेशा अपनी फिल्मों में रखते हैं म्यूजिक के लिए। जी। तो और कई फिल्में ऐसी हैं कि जितनी अच्छी फिल्में थी उतनी अच्छी मौसीकी थी उनमें। जी। जिनमें आपकी 2 फिल्में, बल्कि आप देख लें, कोयल, इंतजार, झूमर, ज़हरेश, ये सब गाने इसके कैसे। हैदर अली में भी ख्वाजा साहब ख्वाजा साहब जी। जी, सुपर उसमें हिट म्यूजिक। और उसमें उनका गाना क्यों रोए शहनाई बहुत बहुत- बहुत उम्दा बहुत- गाना दिया था उन्होंने उसमें हैदर अली में। हालांकि वो मकसदी फिल्म थी लेकिन उसमें मौसीकी बहुत उम्दा थी। जी। अच्छा फरीदा, आप बताएं कि ये जो आपके गाने हैं फिल्मों में, बहुत कम आपने गाए हैं, जी। तो ये आपने क्यों नहीं गाए? और क्या आपका स्टाइल नहीं था? नहीं, मेरा फिल्मी? स्टाइल तो जैसा है वैसे ही, जी। उसमें कोई सिचुएशन में डिमांड हो या फिर क्योंकि आपने अगर बाजी का गाना जो है वो भी क्लासिकल अंदाज में है, फिर पाकीज़ा का एक गाना था वो ठुमरी थी। जी। अब ये है कि म्यूज़िक का ट्रेंड ही इतना चेंज हो गया, इतना है। फास्ट म्यूज़िक, और प्रोड्यूसर या म्यूज़िक डायरेक्टर भी अब यही सोच रहे हैं कि फ़ौरन ही भी गाना सुपर हिट हो, शायद ज़्यादा शोर शराबे से गाना ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि नहीं, आपकी पिक्चर ही रांझा के गाने कितने कैसे स्लो अच्छे थे, और बस वो इस वजह से बस कोई तवज्जो नहीं देते म्यूज़िक की तरफ पूरी। हर तरह का म्यूज़िक होना चाहिए जिसमें सेमी क्लासिकल भी हो, लाइट भी हो, पॉप भी हो, ताकि म्यूज़िक का माहौल अच्छा सुनने में, सबको सब तरह का म्यूज़िक सुनने में आए। अब ये है कि एक ही तरह का म्यूज़िक होगा तो वो फिर उसका तो माहौल जो आजकल है वही। अच्छा। आप उस पर कुछ आपने तो टेलीविज़न की तारीफ की कि टेलीविज़न में प्रमोट करने में बहुत मदद करता है। मदद। सर आप बताएं टेलीविज़न के बारे में, आप देखते हैं टीवी? जी, ज़्यादा तो नहीं देखता लेकिन देखता हूँ। देखते हैं। जी जी। टेलीविज़न ही के एक बहुत प्यारा गाता अदाकार हैं। जी। काम उन्होंने शुरू किया फिल्मों से, होनहार, फिर सुहागन, और फिर वो रेडियो पे कुछ ड्रामे करते रहे और आए टेलीविज़न में, और फिर ऐसे छाए कि हर ड्रामे की कामयाबी की ज़मानत हो जाए। बड़ा लोगों को एक शौक़ है, एक सवाल के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये विग गौर से सब देख ने कहा लीजिए। था कि पहला नहीं, सवाल पहले है गौर कैसे? से देख लीजिए हाँ, फिर नहीं है। पूछिएगा। नहीं है? नहीं नहीं है। अच्छा, तो इस सिलसिले में मुख्तसर जवाब ये है कि एक शेर है कवाकब कुछ नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा, ये बाजीगर बाजीगर खुला। अच्छा, इस वक्त तो बालों काफी- के सिलसिले काफी में ढा हुआ है नहीं, बालों के सिलसिले में सिर्फ इतना ये कि खुदा के काम में किसको दखल हो सकता है। मेरे ख्याल में भी आपने कहा कि लगती नहीं है, हैं? तो बस ये है कि लोग मेरे ख्याल में दूसरी विगे पहनते, खुदा ताला ने मुझे ऐसी विग दी है कि लोगों को महसूस नहीं होती वो। अच्छा ये बताएं कि मजाक की बात ख़त्म हुई, एक ज़माने में तो वाकई आप, मैं देखता था कि प्लेस वगैरह में पहनते थे, मगर आपने बीच में अनकही, जब से अनकही में आपने काम करना शुरू किया। अंदर मैं खुद तो यूँ नहीं कहूँगा कि मैं पहनता था विग, बल्कि ये है कि मैंने जो मुख्तलिफ किरदार किए। सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं अगला सवाल जो कर रहा हूँ ना आपसे, मुझे किसी ने बताया था कि आपकी बेगम को पाकिस्तान की वाहिद खातून पहली जिनको चांद पे जाने का बहुत शौक। तो अब देखिए, मैंने उनके लिए मरहला आसान कर दिया ना। अच्छा। वैसे एक बात और ये है कि पहले अनवर मुझे तैयार होने में, ख़ासतौर पर रिकॉर्डिंग के सिलसिले में ज़्यादा वक्त लगा करता था, मैं कम वक्त लगा करता। अब ये है कि थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है कपड़े क्यों? मतलब तैयार होने में? भाई बात दरअसल ये कि पहले जब मैं मुंह धोता था ना तो जल्दी से धुल जाया करता था। अब देर अब इलाका इतना वसी हो गया है कि इतना वक्त लगने लगा है। कपड़े बदल। अच्छा शकील, ये बताएं, अदाकारी का शौक आपको कैसे? ये मत कहिए कि बचपन से था। बचपन से था, मतलब ये कि ये शौक, सवाल जो है ना ये बड़े ज़रूरी हैं। हाँ बोले। ये कब कैसे पैदा हुआ शौक? भैया सिर्फ इतना है कि
मुसीबत का अहवाल औरों से कहना है मुसीबत से ये मुसीबत ज्यादा था तकरीबन बचपन से ही। मतलब गो के मैंने ना किसी कॉलेज के फंक्शन में, किसी ड्रामे में, ना स्कूल में कभी काम नहीं किया, मगर शौक उस वक्त से था। और उसकी इब्तदा मैंने यूँ की कि स्कूल ब्रॉडकास्ट के प्रोग्रामों से मैंने इब्तदा की, शुरू किया, और उसके बाद फिर सिलसिला हनूज़ कायम दायम। कराची से आपने बड़े ज़बरदस्त ऐसे ड्रामे किए कि ये शकील का प्ले आएगा, आज हम कहीं नहीं जाएंगे देखने के लिए। अभी आपकी अफशान एक सीरीज़ चली थी जिसमें आप सब कुछ छोड़ के बाहर चले जाते हैं, तो जब वापस आए तो खुशी हुई? पहले ये पूछिए कि हम गए कहाँ थे। हाँ। अफशान जो किरदार था आपका, कमाल का किरदार। हाँ, अब वो लिखा हुआ बहुत खूबसूरत किरदार था, और जब बजे ने मुझे वो बताया तो मैंने उनसे इसरार करके कहा, बजे ने मुझे कहा कि इसमें बेटा 2-3 किरदार हैं, तुम इसमें से जो तुम्हें पसंद लगे वो करो। तो ये किरदार मुझे 2 वजूहात से बहुत अच्छा लगा। इसमें तजाद बहुत था जी। अमली तौर पर वो आदमी जो कुछ करता था, ज़हनी तौर पर वैसा नहीं सोचता था। तो मेरे ख्याल में दुनिया में हर एक्टर की ख्वाहिश होती है कि उसको कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स मिले, जिनमें शिद्दत हो, हर किस्म की इंटेंसिटी। तो ये किरदार मेरे ख्याल में लोगों ने भी पसंद किया और मुझे करते वक्त बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो उसकी यही वजह थी कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। हाँ, क्योंकि टेलीविजन में तो था कि आप बाहर गए हुए हैं, तो आपके बाहर के सीन्स भी दिखाए जाते थे कि आप क्या कर रहे हैं। ये तो आपको मालूम है वो कैसे होता है? नहीं, एक फिल्म मुझे याद है, यहाँ एक फिल्म बनी थी, उसमें फिल्म शुरू होती है तो टांगे में वो एक हीरो हैं, वो जा रहे हैं स्टेशन से, तो माँ रो रही हैं उनकी कि कहाँ जा रहे हैं, उनका लंदन जा रहे हैं, टांगे में वहीं से बैठे हुए थे। तो खैर वो चले गए, और कसम खुदा की फिल्म जब ख़त्म होने वाली थी उससे 5 मिनट पहले आए वापस लंदन से। पूरी फिल्म में वो नहीं थे। तो इस ऐसे तो नहीं गए थे आप? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं गया, मैं बीच में 1-2 किस्तों के लिए अच्छा, गया था। फिर एक अभी आपकी मार धाड़ की मैंने सीरीज देखी, मार धाड़, शाहीन, ये तारीखी सीरीज है। हाँ, तारीखी सीरीज थी। तो ये तारीखी खेल आपको अच्छे लगते हैं या इसमें भी किरदार अच्छा लगा आपको? असल में अमरा, आप भी जानते हैं कि टेलीविजन का जो मीडिया है इसकी भी अपनी कुछ जी हदें हैं, कुछ महदूद वसाइल के बिना पे। तो तारीखी खेल का इसका कैनवस बहुत वसी होता है। यानी बाहर भी आप देखिए BBC या बाकी तमाम जो टेलीविजन के इदारे हैं, वो भी मुकाबलतन दूसरे सब्जेक्ट्स के तारीखी खेल और तारीखी सब्जेक्ट को कम हाथ लगाते हैं, क्योंकि इसके लिवाजमात और इसके जो इखराजात और जो बहुत होते हैं। तो मेरे ख्याल में हॉलीवुड ही दुनिया में, और उसके अलावा और अपने हैसियत के हिसाब से वो लोग हैं जो इतने इखराजात और माली वसाइल और दूसरी तमाम चीज़ों के साथ वो उसका हक़ अदा कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा हक़ में नहीं था, मगर ये कि शाहीन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये किरदार भी चूँकि बहुत अच्छा कैरेक्टर था, और इसमें भी ये था कि इसमें अगेन कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था। मैं आपने अगर देखते वक्त महसूस किया हो कि कभी ये विलन होता था और कभी लोगों की सिंपैथीज इसके साथ। जी जी। तो ये वजह से मैंने ये कैरेक्टर किया और आपके सामने। गाने की बात हो रही थी, आपने जिक्र किया था फरीदा जी ने अभी हीरान झा का जी। तो इसी फिल्म का एक गीत है, मैं तो हो गई कुर्बान, और ये गीत गाने के लिए तशरीफ ला रही हैं बेंजामिन सिस्टर्स।
कुर्बान वे। तक तक तेनू मेरे नैन नहीं रजदे, तेरे बिना बोलिया ते हंस नहीं सजदे। तक तक तेनू मेरे नैन नहीं रजदे, तेरे बिना बोलिया ते हंस नहीं सजदे, हंस नहीं सजदे। शाला नित तू जवानी अमाल वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक बुजुर्ग मिले, कहने लगे अनवर मियाँ बात सुनो, मैं अपने घर में अपने बेटों तक को बेटा नहीं कहता क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो गई है। कुछ अजीब लगता है कहते हुए, मगर फातिमा सुरैया बजिया मुझे बेटा कहती हैं। फातिमा सुरैया बजिया एक जाना पहचाना नाम। 13 साल की उम्र में एक नॉवेल लिख दिया, छप गया, और न जाने क्या कुछ रेडियो के लिए लिखा, टेलीविज़न के लिए लिखा। आपके बारे में एक बात बता दूं कि 500 घंटे का स्क्रिप्ट आप अब तक टेलीविज़न के लिए लिख चुकी हैं, और आज हम बहुत खुश हैं कि सिल्वर जुबली में हमारी मेहमान हैं। तशरीफ लाती हैं फातिमा सुरैया बजिया। भजिया, आपने सबसे पहले टेलीविज़न पे मेरे ख्याल में फूल बनाना सिखाया। सही। और ये लोग अब तक नहीं सीख पाए क्योंकि हिंदुस्तान के मैच के दौरान ये फूल दिखाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता किसने बनाया है वो। तो ये फूल बनाने के बाद आपने ड्रामे की तरफ कब आई? असल में हुआ ये था कि मैं लेके तो गई थी ड्रामा ही स्टेशन पे, और उस ज़माने के कुछ लोग थे वहाँ पर, बशीर साहब थे जनरल मैनेजर लाहौर टेलीविज़न के, तो उन्होंने बुलवाया था मुझे। लेकिन हुआ है कि जब मैं वहाँ गई तो उससे किसी ने कहा कि आप कोई ऐसी चीज़ कर दीजिए कि जो किसी ने ना की हो। तो मैंने कहा भाई औरतों को समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई जल्दी का प्रोग्राम है तो हम फूल बनाना सिखा देते हैं। खैर हमने फूल बनाना सिखा दिए। अच्छा प्रोग्राम गया, 15-20 मिनट का प्रोग्राम था, छोटा सा। वो इतनी जल्दी बन गए, घबराहट में, मैं खुद घबराई हुई थी। तो वो बजाय 1-2 मिनट लगने के वो शायद आधे मिनट में बन गया फूल। सुबह में इत्तेफाक से मैं अनारकली गई तो वहाँ पे सारे फूल वाले बैठे थे, और उन्होंने मुझे पहचान लिया, कह रहे कि अम्मा जी हमारी रोजी पर तो लात न मारो। अच्छा, वो मेरे ख्याल में वाहिद प्रोग्राम था टेलीविज़न का जिसमें आपने कुछ जल्दी की थी, वरना आपके ड्रामे तो बड़ी देर के होते। नहीं, मेरे वो देर के ड्रामे जो है मैं बहुत जल्दी लपेटती हूँ। वो ड्रामा कम से कम साल भर चला जाइए जिसको मैं 6 महीने में लपेटती हूँ। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहूँ कि आपके ड्रामे जो होते हैं उनकी हीरोइन जो होती है वो कपड़े बदलने में इतनी देर लगाती है कि जितनी किसी दूसरे राइटर की हीरोइन तलाक भी हो चुकी होती है, मतलब घर आ जाती है अपने वापस। तो आप इतनी मतलब एक इतर भी लगा रही है, बाल में वो फूल भी लगा रही, कंगा भी नहीं मिलता उसको, फिर बुआ को भी ढूंढवाती है वो, फिर बुआ को रक्शे में कोई आदमी जाता है। तो ये जो सिलसिला आपके स्क्रिप्ट का है तो ये आपने कायम रखा है नहीं, और ये पॉपुलर भी हो जाता है बहुत। नहीं देखो, कायम नहीं रखा। बात ये है सारी कि आपके पास एक चैनल है। अगर 2-4 चैनल होते तो मज़े मज़े की चीज़ें दिखाई जा सकती थी और हम बर्दाश्त भी कर लेते। लेकिन हमारा जो देखने वाला है, नाज़िर जो हमारा है, वो एक ख़ास रवायत, एक ख़ास माहौल, हमारे अखलाक़ी अक़दार जो है, तो वो चाहते हैं जो कुछ देखें उस दायरे के अंदर देखें। टेलीविज़न जो है घरों में लगा होता है, बहुएँ, बेटियाँ, बूढ़ी औरतें, मर्द सब बैठ के देखना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि भाई सीन देखते देखते उठ के लोग जाना शुरू कर दें तो तक कभी बच्चों के सामने कौन देखेगा जी। इस तरह की बात। तो मैं इन चीज़ों से मैं खुद खौफज़दा हूँ। मुझ पे इल्ज़ाम नहीं, इल्ज़ाम ये देखिए इस वजह से नहीं है, हम तो ये बात कर रहे हैं कि अब जैसे आपके किरदार होते हैं। हाँ। अब मैं इनकी बात करूँ कि आपकी सीरीज शुरू जिस तरीके से होती है, जब
ख़त्म होने लगती है तो हंगामा होता है, भाई कहीं नहीं जाएंगे, अफशां देखेंगे, शमा देखेंगे, आगही देखेंगे। अब जैसे कि हमने जब आपकी सीरीज़ देखी अफशां, तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये किसके चचा हैं शकील या किसके मामू हैं। बड़े किरदार रखे आपके। अच्छा, तुम्हें अपने खानदान के बारे में पता है? नहीं, कि हमें कौन पता चाचा? अच्छा, मर्दों को पता नहीं होता। रिश्तेदारियां औरतें समझती हैं, और हमारी जो देखने वाली नाज़रीन ख़वातीन हैं उनसे पूछ लेते हैं कि भाई कौन किसका मामू लगता है। अफशां और शमा में तुम्हें बता देते। मर्दों को तो घर वालों को पता नहीं चलता कि कौन कौन सा रिश्तेदार। अच्छा, आप जितना आपने टेलीविजन के लिए लिखा है शायद ही मेरे ख्याल में और किसी ने लिखा हो, तो जो सीरीज़ आपकी अपनी यहाँ से हुई उनमें अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा मुतमईन आप किससे? नहीं देखो, दो तो मेरी थी नहीं, दो सीरियल तो मेरे थे ही नहीं। वो शमा और अफशां तो यार खातून साहिबा की थी, मैंने ज़रा सा आज के ज़माने के हिसाब से कुछ बदल दिया था। दूसरी जो थी आगही, वो मेरे ख्याल में मैं पहली आदमी हूँ जिसने के एब्सेंटी लैंडलॉर्ड जो है हमारे यहाँ, तो उसका तस्वुर उस कहानी के अंदर दिया था, जो आज का भी बड़ा अहम मसला है जी, वो मैंने दिया था। मेरे लिए मेरे ख्याल में अब तक वो सब्जेक्ट आया, मजमून आया भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब ये जिस पे मुझे फ़ख्र है, मुझे इत्मीनान है कि मैंने अगर कोई टेलीविज़न में काम किया है जी, तो वो आदमी ने। बड़े मुश्किल नाम मगर उसमें तो होंगे तो अरबी आदमी। अजरा शेरवानी खुद का नाम भूल जाती है क्या है। नहीं, बिल्कुल नहीं भूलती, बिल्कुल सबको याद थे नाम, सबको याद थे। और अब आपके सामने दो ऐसी ख़वातीन आती हैं जिनमें एक बेगम कशीदा है और एक बेगम पेचीदा। दोनों को कसौटी खेलने का बहुत शौक है। इस वक्त भी सिल्वर जुबली में दोनों मौजूद हैं, तशरीफ ला रही हैं, पेचीदा और कशीदा। फरीदा खानम की तरफ से हम एक कसौटी का सवाल पूछ रहे हैं, आप देखें। ये पूछा है, कोई बहुत खूबसूरत सवाल पूछा। अभी जरा 1 मिनट रुक जाए, लोगों को दिखा दूं, फिर आप सवाल कीजिएगा। आपस में मशवरा तो करने दें। मशवरा आप करें, बिल्कुल। बात नहीं करना तो प्रोग्राम के बाद मिलना, मुझे धक्के देखेगा याद। बहुत खूबसूरत सवाल पूछा होगा इन्होंने। तो कोई तारीखी शख्सियत होगी। कोई चौपाया? तुम्हें क्या हो गया? चौपाया। 1 मिनट मैं समझा देती हूँ मैं किस लिए हूँ। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें वो शख्सियत पूछ रहे हैं। तो तारीख में बहुत बड़े बड़े चौपाए गुजरे, तुम्हें नहीं है? अच्छा, ये बताइए कि कोई इंसान? जी। जिंदा? जी, बिल्कुल जिंदा भी हो सकता है। क्यों जिंदा? नहीं, हम मालूम कर लेना पहले कि जिंदा क्यों है। हाँ, आप पूछिए। अच्छा, कोई इंसान है, जिंदा है। कोई मर्द? अगर कोई इंसान है तो कोई मर्द? जी। मर्द। अच्छा, इंसान, जिंदा, जिंदा और मर्द। कोई मजलूम? मजलूम? मजलूम हाँ, बिल्कुल कह सकते। कोई कैदी? कैदी भी। अच्छा, एक इंसान जो जिंदा है, मर्द है, मर्द है, मजलूम है, कैदी है और जिंदा है। मरे हुए 100 साल से ज्यादा होगा। अरे पागल हो गई हो क्या? वो मर्द जिंदा है। इन्होंने क्या कहा? मर्द है। हाँ, मर्द है, जिंदा है, मजलूम, कैदी। मजलूम है, कैदी है। ये बताइए कि वो मर्द कैदी बनते वक्त नाक पे रुमाल रखते हैं? वो मर्द कैदी बनते वक्त नाक पे रुमाल रखता है? हाँ। जी हाँ, रखता है। जी। अबरार भाई को पूछा आपने? अबरार भाई कौन? हमारी पेचीदा के मियां। जवाब मैं आपका दुरुस्त माने लेता हूँ, क्योंकि मैंने अच्छा फरीदा, आपसे कुछ हम बात करें। जहाँ गज़लें आप गाती हैं, वहाँ सूफी साहब की गज़लें आप बहुत ही मज़े में गाती हैं, बड़ी अच्छी तरह। तो सूफी साहब के बारे में क्योंकि आपने बहुत गज़लें गाई। जी, बहुत अच्छे लोग थे और बहुत हम लोगों से बहुत प्यार करते थे। उनकी तबीयत इतनी अच्छी और अखलाक, उसकी वजह से या उनकी शायरी में इतना प्यार था जी कि खामखा जी जाता था कि जितना भी अच्छा गा सकते हैं, जितनी भी कोशिश करे बेहतर से बेहतर गाएं। वो आपने सुनी वो गज़ल उनकी, ये क्या कि जहाँ को करो वक्त से इस तरह। क्या
तो वो मुझसे हुए हम कलाम अल्लाह, और बहुत सी गज़लें ऐसी हैं कि उसमें एक शेर था, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा ना कर सको। तुम भी मदावा ना कर सको। क्या अच्छा। तो ये चीज़ें इतनी खूबसूरत है कि मैं कहती हूँ इनको अगर लफ्ज़ों में खो के ना गाया जाए तो फिर उसका असर ही ज़ाहिर हो जाता है। अंदर अगर आप इजाज़त है तो एक बात मैं बजिया से पूछूं। बजी, क्या बात है कि मैंने भी आपकी इतनी सीरियल में काम किया कि आपकी हर हीरोइन जो है वो आपकी सीरियल के बाद उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद वो नहीं आती। बड़ी अच्छी बात है ये। बात यह है कि वो इतना अच्छा किरदार होता है कि जो देखने वाले, मतलब मैं अपनी एक हीरोइन के बारे में सच्ची बात बता रही हूँ कि ये आ गई मुझे हीरोइन की लड़की, सीमा इदरीस उसका नाम था, बड़े अच्छे घर की, बहुत अच्छी बच्ची थी। तो जब सीरियल ख़त्म हो गया तो मैंने उस बच्ची से माफ़ी मांगी कि बेटी तुम बहुत पिटी हो, ज़्यादतियाँ तुम्हारे साथ हुई हैं, कुछ ख्याल मत करना। अच्छा, उसी अरसे में उसकी शादी तय हो चुकी थी जो उसने मुझे नहीं बताया था। कर वो 8 दिन के बाद एक खत्म हुई, दूसरे हफ्ते उसकी शादी थी। उसी दिन इत्तेफाक के बाद बुध को होती थी, आ गई, बुधी को उसकी शादी थी, चली गई वो। उसके बाद उसके मियाँ ने मुझे ख़त लिखा कि आपकी ये जो सीमा इदरीस है, ये सीमा इदरीस नहीं है, ये जो आपकी कहानी का किरदार था सिंघार का, ये वाकई वही लड़की है, इसलिए कि मैंने इसमें कोई तब्दीली नहीं पाई। और यही बात वो लड़की चलते वक्त मुझसे कह गई थी। उसने कहा था कि बजिया मैंने आपकी कहानी से इतना कुछ सीखा है कि मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो मेरी हीरोइन से तो मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी काम है। जिसकी वजह ये भी शादी हो जाती है कि बहुत किस्तों में तो आती है। नहीं, ये नहीं, बात शख्सियत की है, किरदार की नहीं। बजिया के सारे खेल बहुत खूबसूरत। फरीदा खानम इसी तरह खूबसूरती से गाती रहें। मसूद परवेज़ साहब हीरांझा जैसी खूबसूरत, उससे ज़्यादा अच्छी फिल्में बनाएं। शकील इसी तरह उम्दा अदाकारी करते रहें। बजिया इसी तरह खूबसूरत ड्रामे टेलीविज़न के लिए लिखती रहें। अगले हफ्ते तक के लिए खुदा हाफ़िज़।